नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। इस बुलेटिन में आज बात होगी बंगाल में बीजेपी की हार पर ममता बनर्जी के बयान की, पंचायत चुनावों को लेकर क्या बोले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, बात करेंगे प्रधानमंत्री पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, और सीटी स्कैन को एम्स निदेशक रणदीप गुलेरिया ने क्यों बताया हानिकारक, और बुलेटिन के आखिर में बात लगातार तीसरे दिन बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम की। लेकिन तमाम खबरों से पहले नजर सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री ने की समीक्षा बैठक, टीकाकरण की रफ्तार बनाए रखने पर जोर। प्रधानमंत्री मोदी ने दवाइयों की उपलब्धता की भी समीक्षा की, बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्यों को मदद मुहैया कराने के दिए निर्देश। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ऐलान, बंगाल में मंत्री भी आते हैं, उन्हें कोरोना निगेटिव रिपोर्ट लानी होगी तभी मिलेगा राज्य में प्रवेश। महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए गोवा सरकार ने फिल्मों और टेलीविजन धारावाहिकों की शूटिंग की रद्द, स्थिति सामान्य होने के बाद होगी फैसले की समीक्षा। पश्चिम बंगाल बीजेपी में दरार, तथागत रॉय ने 4 नेताओं को ठहराया हार का जिम्मेदार। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष, प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय, शिव प्रकाश और अरविंद मेमन की रणनीति के चलते राज्य में हारी बीजेपी। शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन तेजी, सेंसेक्स 272 अंक की बढ़त के साथ 48,950 पर हुआ बंद। निफ्टी 107 अंकों की बढ़त के साथ 14,725 पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद अब बात आज की बड़ी खबर की। पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान बीजेपी और टीएमसी के बीच तल्ख बयानबाजी चुनावों के बाद भी थम नहीं रही है। ममता बनर्जी के शपथ ग्रहण समारोह का बीजेपी ने बहिष्कार किया, तो वहीं जेपी नड्डा ने बंगाल की शांति भंग करने के लिए ममता बनर्जी की ओर उंगली उठाई। बीजेपी की ओर से दावा किया गया कि उनके 16 लोगों की जान टीएमसी के लोगों ने ली, लेकिन ममता ने इस बात को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि बीजेपी अपनी हार पचा नहीं पा रही है। तो क्या कहा है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने, देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद भी राजनीति थम नहीं रही है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने जबरदस्त जीत हासिल की है। ममता राज्य के सीएम पद की शपथ भी ले चुकी है, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ता चुनाव परिणाम के बाद बेकाबू हो गए हैं। वो बीजेपी समर्थकों को निशाना बना रहे हैं। अब तक बीजेपी के 16 कार्यकर्ताओं की जान जा चुकी है। असम में बीजेपी के नेता हिमंता बिस्वा शर्मा तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि बीजेपी के 400 से अधिक कार्यकर्ताओं को बंगाल छोड़कर असम में शरण लेनी पड़ी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बंगाल में डटे हुए हैं और उनके निशाने पर भी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ही हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी के तमाम आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। ममता ने कहा कि बीजेपी अभी भी ये स्वीकार नहीं कर पा रही है कि वो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव हार चुकी है। बंगाल की जनता बीजेपी को खारिज कर चुकी है। चुनाव के बाद जो कुछ हो रहा है उसके पीछे बीजेपी जिम्मेदार है। उनके लोग इधर उधर घूम रहे हैं, वो लोगों को उकसा रहे हैं। आप देख सकते हैं, शांति वहीं भंग हुई जहां बीजेपी चुनाव जीती है। बीजेपी के लोग टीएमसी कार्यकर्ताओं को निशाना बना रहे हैं। अब तक 16 लोगों की जान गई है और इनमें से अधिकांश लोग टीएमसी के समर्थक हैं। नई सरकार को आए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए और वो चिट्ठियां भेज रहे हैं। उनके नेता और उनकी टीम आ रही है। मुझे टीएमसी बीजेपी से मतलब नहीं है, बस शांति बनी रहनी चाहिए। मैंने पहले ही लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की थी। ममता ने बीजेपी पर सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी से पूछिए कि उन्होंने यूपी में क्या किया, वो बिहार के लिए क्या कर रहे हैं, बीजेपी त्रिपुरा में क्या कर रही है। बीजेपी हमको कोई पाठ न पढ़ाए, क्योंकि मुझे पता है कि लॉ एंड ऑर्डर को कैसे संभालना है। पश्चिम बंगाल के सीएम ने कहा कि बंगाल एक कल्चर्ड कैपिटल है और आपको लगता है कि चुनावों के बाद जो हो रहा है हम इसका समर्थन करते हैं। नहीं, कोई भी अगर किसी तरह का गलत काम करेगा तो हम उसके साथ सख्ती से पेश आएंगे। बीजेपी के लोग छोटी छोटी घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। पुरानी घटनाओं और वीडियो को आज की बताकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जा रहा है, लेकिन हम ऐसे लोगों को कामयाब नहीं होने देंगे। बंगाल में जो दिखाया जा रहा है सच वो है, या बीजेपी और टीएमसी की ओर से जो अलग अलग दावे किए जा रहे हैं उसमें सच्चाई है, ये जांच के बाद ही सामने आएगा। वैसे बीजेपी बंगाल विधानसभा चुनाव में तो हार ही गई है, उसे उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में भी हार का सामना करना पड़ा, और अब यूपी पंचायत चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने बीजेपी को लेकर बड़ी बात कही है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। यूपी पंचायत चुनावों में भाजपा को करारी हार मिली और समाजवादी पार्टी का दबदबा बरकरार रहा। माना तो ये भी जा रहा है कि इन चुनावों को देखते हुए भाजपा के लिए यूपी विधानसभा चुनाव की राह भी आसान नहीं होगी, लेकिन भाजपा हमेशा से अपनी जीत के लिए सीधे तरीके पर न चलकर दूसरे तरीके अपनाती आई है
और फिर एक बार भाजपा अपने उसी रवैये पर उतर आई है जिसके लिए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आवाज उठाई है। अखिलेश यादव ने कहा कि पंचायत चुनाव में बुरी तरह हारने के बाद भी लोकतांत्रिक प्रणाली के विरुद्ध चाल चलने से बाज नहीं आ रही है। निर्वाचित सदस्यों को डराना, धमकाना और प्रलोभन के जरिए सत्ता का दुरुपयोग गलत इरादों का संकेत है। भाजपा को वर्ष 2022 के विधानसभा चुनावों में भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। भाजपा ने कभी लोकतंत्र का सम्मान नहीं किया। भाजपा सरकार की कुरीतियां प्रदेशवासियों को भारी पड़ रही हैं। भाजपा यूपी पंचायत में जीते लोगों को धमका रही है। प्रशासन की मिलीभगत से आपदा को अवसर बनाने वाले लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं। वहीं महामारी पर चिंता जताते हुए सपा मुखिया ने कहा कि इतना समय बीत जाने के बाद भी अस्पतालों में ऑक्सीजन, बेड, इलाज और टीके की कमी से जान जा रही है। अधिकारियों की लंबी चौड़ी तथा कथित फौज लगाने के बावजूद कालाबाजारी नहीं रुक रही है। सच तो ये है कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में समाज के हर वर्ग को परेशानी और प्रताड़ना मिल रही है। भूख, बेकारी, गरीबी के अलावा इस सरकार से और क्या मिला है लोगों को। जब इनकी जिम्मेदारी लोगों को महामारी से बचाने की थी तब तो ये दूसरे राज्यों के चुनाव में लगे रहे। भाजपा सरकार लोगों की जिंदगियां उजाड़ने वाली सरकार बन गई है। सपा मुखिया के ये बयान गंभीर है। अब देखना होगा कि भाजपा इन आरोपों का क्या जवाब देती है। अखिलेश के दावे में यदि सच्चाई है तो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता। समाजवादी पार्टी प्रमुख का कहना है कि बीजेपी चुनकर आए नए लोगों को डरा रही है। उनके नेताओं का अंदाज बेहद डराने वाला है। बीजेपी के नेता कुछ भी कहें उन पर कार्रवाई नहीं होती, लेकिन यदि कोई आम आदमी बीजेपी या फिर प्रधानमंत्री को लेकर कोई टिप्पणी कर दे तो वो मुश्किल में आ जाता है। और अब इसे लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। तो क्या कहा बॉम्बे हाईकोर्ट ने, देखिए इस रिपोर्ट में। किसी मुद्दे या व्यक्ति को लेकर अतिवादी या तल्ख नजरिया हेट स्पीच नहीं है। ये टिप्पणी बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवी मुंबई निवासी सुनैना होले के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करते हुए अपने फैसले में की। बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले से ये भी स्पष्ट हो गया है कि प्रधानमंत्री की आलोचना किसी प्रकार का आपराधिक कृत्य नहीं है, यानी प्रधानमंत्री का कामकाज सख्त आलोचना के दायरे से बाहर नहीं है। दरअसल 14 अप्रैल 2020 को राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान बांद्रा मस्जिद के बाहर प्रवासी मजदूरों की भीड़ का एक वीडियो पोस्ट किया गया था, जिसमें एक व्यक्ति चिल्ला कर महामारी के लिए प्रधानमंत्री मोदी को जिम्मेदार बता रहा था। बस इसी वीडियो को पोस्ट करने को लेकर सुनैना होले पर आईपीसी की धारा 153A के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। यानी इस वीडियो को धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने वाला बताया गया, जिस पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि हमारे विचारों को व्यक्त करने का अधिकार हमारे लोकतंत्र में संरक्षित और पोषित अधिकार है। केवल याचिकाकर्ता का दृष्टिकोण अतिवादी या कठोर है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये हेट स्पीच है, क्योंकि वो एक अलग दृष्टिकोण रखता है। इस फैसले को देते हुए कोर्ट ने कई और मामलों का भी उल्लेख किया, जिन सभी मामलों में हेट स्पीच के तहत एफआईआर तो की गई, लेकिन कोर्ट ने इसे हेट स्पीच न मानते हुए उन सभी एफआईआर को रद्द कर दिया, जिस महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे को लेकर की गई टिप्पणी का मामला भी शामिल था, जिसमें गिरफ्तार किए गए शख्स को बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स साइबर अपराध विभाग पुलिस द्वारा दर्ज मामले में जमानत पर रिहा कर दिया गया था। तो कठोर आलोचना पर कोर्ट का फैसला आ गया है, लेकिन किसानों को लेकर सरकार कोई फैसला नहीं कर पा रही है कि वो किसानों से बात करेगी भी या नहीं, और करेगी भी तो कब। किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं। आंदोलनरत किसानों का आक्रोश भी लगातार बढ़ रहा है, इसलिए उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ एक बड़ा प्लान बनाया है, जिससे मोदी सरकार की परेशानी बढ़ना तय है। तो क्या है किसानों की तैयारी, देखिए इस रिपोर्ट में। कृषि कानून से किसानों के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। एक तरफ उन्हें नुकसान झेलना पड़ रहा है, दूसरी तरफ पूर्णबंदी से उनके सामने सारे रास्ते बंद हो गए हैं, इसलिए वो लगातार विरोध कर रहे हैं। दरअसल आज आंदोलन के 160वें दिन संयुक्त किसान मोर्चा के प्रमुख संघ बंगाल की 32 किसान संगठनों के सिंगू बॉर्डर पर बैठक हुई। इस पर फैसला लिया गया है कि 8 मई को पंजाब के किसान, मजदूर, व्यापारी बड़ी संख्या में सड़क पर आकर पूर्णबंदी का विरोध करेंगे। बैठक के बाद किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि केंद्र सरकार महामारी के खिलाफ लड़ने में असफल रही है। सरकार नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधा और मूलभूत सुविधा जैसे ऑक्सीजन, बेड, दवाइयां प्रदान करने में सफल नहीं हो पाई। हालांकि बीजेपी किसानों के धरने को महामारी फैलाने का कारण बता रही है, लेकिन यहां किसान जरूरी सावधानी बरत रहे हैं। वहीं किसान नेता बूटा सिंह ने बताया कि आने वाली 10 और 12 मई को पंजाब में किसानों के बड़े जत्थे दिल्ली के लिए रवाना होंगे और किसानों के प्रदर्शन में शामिल होकर मोर्चे को मजबूत बनाएंगे। उन्होंने बताया कि अगर मोदी सरकार पूरे देश में पूर्णबंदी लगाती है तो हम देश भर में प्रदर्शन करेंगे और सरकार को अपना फैसला वापस लेने के लिए मजबूर कर देंगे। अब किसान तो मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं, ऐसे में देखना होगा कि वो क्या फैसला लेते हैं।
किसानों के आंदोलन का मोदी सरकार पर कोई असर नहीं दिख रहा है। यही वजह है कि किसान अब सरकार के फैसलों का विरोध करने की रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं। अब इससे सरकार पर क्या असर होता है, ये जल्द ही सामने आ जाएगा। लेकिन एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने स्वास्थ्य मुसीबत के दौरान सीटी स्कैन कराए जाने के मामले को लेकर जो बयान दिया, उस पर सवाल खड़े हो गए हैं। तो क्या कहा है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। महामारी की दूसरी लहर के दौरान लोगों के संक्रमित होने की दर बहुत अधिक बढ़ गई। इस दौरान नए वेरिएंट के कारण कई बार नेगेटिव टेस्ट आने के बाद भी व्यक्ति संक्रमित पाया गया। इसकी पुष्टि सीटी स्कैन के बाद हो पाई। यही कारण है कि नए वेरिएंट में संक्रमित मरीजों में संक्रमण की तीव्रता जानने के लिए सीटी स्कैन सबसे कारगर रहा। लेकिन पिछले कुछ दिनों से एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का सीटी स्कैन को लेकर अलग ही मत सामने आया है। डॉक्टर गुलेरिया ने सीटी स्कैन को गलत बताते हुए चेतावनी देते हुए कहा कि इससे कैंसर होने का खतरा पैदा हो सकता है। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने एक सीटी स्कैन को 300 से 400 एक्सरे के बराबर बता दिया। वहीं अब डॉक्टर गुलेरिया के बयान पर इंडियन रेडियोलॉजिकल एंड इमेजिंग एसोसिएशन ने आपत्ति जताई है। एसोसिएशन ने कहा कि डॉक्टर गुलेरिया ने चीजों को बढ़ा चढ़ाकर बताया है, जो कि गलत है। एसोसिएशन ने कहा कि सीटी स्कैन से इतना डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। सीटी स्कैन से न केवल संक्रमण की गंभीरता का पता चल पाता है, बल्कि इससे आगे के लिए महामारी के मैनेजमेंट की प्रभावी योजना बनाने में भी काफी मदद मिलती है। इंडियन रेडियोलॉजिकल एंड इमेजिंग एसोसिएशन ने कहा है कि वरिष्ठ हेल्थ अथॉरिटी की तरफ से इस तरह का अवैज्ञानिक और गैर जिम्मेदाराना बयान देना लोगों के बीच भ्रम की स्थिति को और बढ़ाने का ही काम करेगा और इससे महामारी के खिलाफ चल रहे अभियान को भी नुकसान पहुंचेगा। IRIA ने अपने बयान में कहा है कि डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का बयान लोगों को गुमराह करने वाला है और कंफ्यूजन को और बढ़ाने वाला बयान है और इसका कोई ठोस वैज्ञानिक आधार भी नहीं है। महामारी को लेकर सरकार और स्वास्थ्य विशेषज्ञ सभी लाचार दिखाई दे रहे हैं। सरकार तो सिर्फ इंतजार कर रही है कि कब महामारी की रफ्तार कब हो, लेकिन अपनी निजीकरण की पॉलिसी को लेकर वो इंतजार करती नहीं दिख रही है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में एक सरकारी बैंक के निजीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। तो किस बैंक को प्राइवेट बैंक के हाथ में सौंपने की तैयारी कर ली है सरकार ने और सरकार के फैसले का विपक्ष क्यों कर रहा है विरोध, देखिए इस रिपोर्ट में। देश की अर्थव्यवस्था का गणित बिगड़ता जा रहा है। सरकार के लाख दावों के बाद भी हालात संभलते नहीं दिख रहे हैं। दुनिया भर की रेटिंग एजेंसियों ने भारत की जीडीपी के अनुमान को भी घटा दिया है। महामारी पर सरकार नियंत्रण करने में पूरी तरह से विफल साबित हुई है। इसके चलते आर्थिक गतिविधियां थमसी गई हैं। ऐसे में सरकार के पास ना तो कोई नीति है और ना ही इन हालात से पार पाने की कोई नीयत। स्थिति यह है कि सरकार अपनी नीतियों में सुधार कर अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की जगह सरकारी क्षेत्र की कंपनियों और बैंकों को बेचने पर तुली है। तमाम आलोचनाओं के बीच सरकार अपने विनिवेश लक्ष्य पर आगे बढ़ रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में अब सार्वजनिक क्षेत्र के IDBI बैंक के रणनीतिक निवेश को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। वहीं दूसरी तरफ बैंक के प्रबंधन या मैनेजमेंट कंट्रोल को भी हस्तांतरित करने की अनुमति दे दी गई है। इसके बाद बैंक में कई बदलाव होने जा रहे हैं। अभी IDBI बैंक में सरकार की 45.48% और भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC की 49.24% हिस्सेदारी है। इस तरह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से IDBI बैंक में सरकार की 94% से अधिक हिस्सेदारी है। वैसे सरकार तो LIC को भी निजी हाथों में सौंपने की तैयारी में है। वैसे IDBI बैंक में सरकार और LIC अपना कितना हिस्सा बेचेंगी, इस पर निर्णय IDBI बैंक के पुनर्गठन के दौरान किया जाएगा और इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक के साथ भी सलाह मशवरा होगा। सरकार की उम्मीद है कि IDBI बैंक के निवेश करने वाला रणनीतिक खरीदार पूंजी और नई टेक्नोलॉजी का निवेश करेगा। इसके अलावा नया खरीदार सरकार या LIC की मदद या कोष पर किसी तरह से निर्भर हुए बिना IDBI बैंक का संचालन कर सके। और बुलेटिन के आखिर में बात तेल के बिगड़ते खेल की। एक तरफ देश में तेजी से महामारी बढ़ती जा रही है, तो दूसरी तरफ मोदी सरकार जनता को राहत देने के बजाय उस पर महंगाई का बोझ डालती जा रही है। आज लगातार तीसरे दिन तेल की कीमतों में इजाफा किया गया, जिससे लेकर विपक्षी दलों ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई। जब चुनावी प्रक्रिया चल रही थी तब तेल की कीमतों में शांति बनी रही, लेकिन जैसे ही मतदान खत्म होने के बाद बीजेपी का इम्तिहान खत्म हुआ, उसने जनता को परेशान करना शुरू कर दिया। एक तरफ दाल चावल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ तेल की कीमतों में तेजी आ रही है। आज लगातार तीसरे दिन डीजल और पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है। बाजार में पेट्रोल ने 25 पैसे और डीजल ने 31 पैसे की छलांग लगाई। प्रमुख शहरों की कीमतों पर नजर डालें तो दिल्ली में पेट्रोल 90 रुपये 99 पैसे प्रति लीटर और डीजल 81 रुपये 42 पैसे प्रति लीटर रहा। वहीं मुंबई में पेट्रोल 97 रुपये 34 पैसे प्रति लीटर और डीजल 88 रुपये 49 पैसे प्रति लीटर रहा। चेन्नई में पेट्रोल 92 रुपये 90 पैसे और डीजल 86 रुपये 35 पैसे प्रति लीटर रहा। कोलकाता में पेट्रोल 91 रुपये 14 पैसे प्रति लीटर और डीजल 84 रुपये 26 पैसे प्रति लीटर रहा।
इन प्रमुख शहरों के अलावा श्रीगंगानगर और अनूपपुर में तो तेल की कीमत 100 के पार जा पहुंची। इस बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने ट्वीट के जरिए लिखा, चुनाव खत्म, जनता की परेशानी शुरू। ये कोई पहला मौका नहीं जब राहुल गांधी मोदी सरकार को आईना दिखा रहे हों। इससे पहले कल उन्होंने रोजगार और वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार को घेरा था। राहुल गांधी ने लिखा, न वैक्सीन न रोजगार, जनता झेले महामारी की मार, बिल्कुल फेल मोदी सरकार। अब जब सरकार के काम विफल साबित होंगे तो विपक्ष तो घेरेगा ही, लेकिन सवाल उठता है कि जनता को राहत कब मिलेगी। तो दिन भर की बड़ी खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।